अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने लगे हैं फीमेल्स की एक ऐसी कंडीशन के बारे में जिसे बार्थोलिन सिस्ट कहा जाता है। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि बार्थोलिन, अब पहले आप ये देख लें डायग्राम, ये विजाइनल ओपनिंग है और इसके इर्द गिर्द जो ग्लैंड मौजूद है ना उसको बार्थोलिन ग्लैंड कहा जाता है। ये बिल्कुल एक मटर के दाने जितना होता है, इसका डायमीटर होता है 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक, और इसकी जो डक्ट की लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर होती है। यानी डक्ट कहते हैं नाली को, जो स्क्रीशन यहाँ बनती हैं, ग्लैंड जो इन स्क्रीशंस को बनाता है वो इस नाली के ज़रिए वेजाइना में आती हैं। ये नॉर्मल बार्थोलिन ग्लैंड होता है। और बार्थोलिन सिस्ट आप देख सकते हैं कि डक्ट की ब्लॉकेज की वजह से या डक्ट के बंद हो जाने की वजह से, नाली में तंगी आ जाने की वजह से जो स्क्रीशन थी वो बन बन के पीछे ही जमा होती रही ग्लैंड के अंदर, और ग्लैंड को पूरा उसने स्वेल कर दिया। तो इस कंडीशन को बार्थोलिन सिस्ट का नाम दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि बार्थोलिन ग्लैंड की स्ट्रक्चर फंक्शन क्या होता है, जो फ्लूइड वो निकाल रहा होता है, रिलीज़ कर रहा होता है, उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, क्या उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, बार्थोलिन सिस्ट कैसे बन जाती है, पूरी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, फिर सिम्टम्स कौन कौन सी देखने में आती हैं, फिर उसके बाद कॉजेज़ इसके क्या होते हैं कि क्यों डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, इलाज ना करवाया जाए तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने में आ सकती हैं, एंड इससे प्रिवेंशन बचा कैसे जा सकता है, और फिर लास्ट में इसकी होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे भी बात कर लेंगे। तो अभी जैसे कि मैंने बात की कि हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मटर के साइज़ जितना एक ग्लैंड होता है, जिसकी 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, और ये जो डक्ट होती है, नाली होती है, इसकी लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर। बार्थोलिन ग्लैंड एक स्क्रीशन पैदा करता है, एक फ्लूइड म्यूकस की तरह का पैदा करता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि इंटरकोर्स के दौरान जो है वो किसी भी किस्म की डिस्कम्फर्ट और फ्रिक्शन से बचा जा सके। ये इसका फंक्शन होता है। अब बार्थोलिन फ्लूइड की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो बार्थोलिन फ्लूइड की कंपोजिशन के अंदर होता है मेजर कंपोनेंट तो वाटर होता है। बार्थोलिन फ्लूइड की कंपोजिशन की हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो इसमें कंपोजिशन में होता है वाटर। उसके अलावा एक प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे म्यूसिन कहते हैं। म्यूसिन जो होती है ना वो मेनली उस फ्लूइड को एक कह लें कि एक स्लिपरी सी कंपोजिशन उसको देती है, कंसिस्टेंसी, स्लिपरी सी कंसिस्टेंसी देती है, लुब्रिकेशन पैदा करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है म्यूसिन। उसके अलावा इसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर जो बार्थोलिन ग्लैंड पैदा करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली होते हैं सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, जिनका काम होता है वजाइना की पीएच को मेंटेन करके रखना। उसके अलावा इसके अंदर जो होते हैं वो कुछ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स भी होते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया या पैथोजेंस वहाँ पे अटैक कर सकते हैं ना, तो इस वजह से इस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन्स और एंजाइम्स भी होते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल कैलिंग के प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, वजाइना को एक डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा इस फ्लूइड के अंदर एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स यानी कि इसके अंदर लाइसोजाइम्स हो सकते हैं, एंड इसके साथ साथ इसके अंदर IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होती हैं। तो ये है पूरी की पूरी बार्थोलिन फ्लूइड की कंपोजिशन। वाटर उसके अंदर मेजर होता है, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम पोटेशियम होते हैं, जो कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स जो कि वजाइना की पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। उसके अलावा म्यूसिन होता है जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है, जो कि मेनली इस फ्लूइड को एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, एक स्लिपरी सी कंसिस्टेंसी देता है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स होते हैं जो कि एक डिफेंस मैकेनिज़्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि माइक्रोब्स को मारने में मदद करते हैं। IgA, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकती हैं, और इसके साथ इसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं। तो ये जो है वो हम लोगों ने थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर देख ली, फंक्शंस देख लिया, और इस फ्लूइड की हमने कंपोजिशन देख ली। तो बार्थोलिन सिस्ट के बारे में भी आपको मतलब स्टार्टिंग में ही बता ही चुकी हूँ कि देखें ये ग्लैंड है, अगर ये ग्लैंड है, ग्लैंड ने स्क्रीशंस को बनाया, फ्लूइड को बनाया, और इस डक्ट के ज़रिए, यानी कि फॉर एग्जांपल ये स्क्रीशन बन गई ना ग्लैंड के अंदर, तो अभी इस डक्ट यानी कि नाली के ज़रिए उसने बाहर आने, ठीक है, यहाँ पे विजाइनल ओपनिंग है, ये इसने इस तरह से यहाँ पे बाहर आने। लेकिन अगर किसी वजह से ये डक्ट ब्लॉक हो जाए, अगर किसी वजह से ये डक्ट ब्लॉक हो जाए, जो कि आगे हम इसके कॉजेज़ भी पढ़ेंगे, ब्लॉक हो गई तो स्क्रीशंस तो पीछे बन रही है ना, ग्लैंड तो अपना काम नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, वो तो स्क्रीशन पैदा कर रहा है, बट क्या होता है कि आगे रास्ता ब्लॉक है, बंद है, तो स्क्रीशन बन बन के फिर पीछे ही जमा होती रहेगी, होती रहेगी, यहाँ तक कि पूरी ग्लैंड की जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी ऐसे करके, जिसे फिर बार्थोलिन सिस्ट का नाम दिया जाता है।
क्योंकि डक्ट की लेंथ बहुत छोटी है 2 सेंटीमीटर, तो फिर आराम से जो है वो उसके ब्लॉकेज के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जब डक्ट ब्लॉकेज हो जाए तो फिर सिक्रीशन बन बन के पीछे ही जमा होती रहेगी, जिसकी वजह से बार्थोलिन सिस्ट की कंडीशन पैदा हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी भी सेम यही है, सेम बात ही है कि सबसे पहले क्या होगा कि नॉर्मली तो बार्थोलिन ग्लैंड की जो है वो सिक्रीशन बन के डक्ट के ज़रिए वेजाइना में आ रही थी। लेकिन अब क्या होता है कि किसी वजह से अगर बार्थोलिन डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सिक्रीशन जो है वो पीछे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। पहले तो एक्यूमुलेशन होना शुरू होगी, जमा होना शुरू होगी। अब फ्लूइड जो है ना पीछे रुक गया, उसकी रिटेंशन हो गई है। रिटेंशन हो गई है तो फिर क्या होगा, पेनलेस स्वेलिंग हो जाएगी, जिसे फिर सिस्ट का नाम दिया जाता है। पेनलेस स्वेलिंग हो गई, इसी को जो है वो क्या कहते हैं, सिस्ट, क्योंकि अभी इसमें कोई पेन वगैरह नहीं होती, तो इसे पेनलेस स्वेलिंग को हम लोग बार्थोलिन सिस्ट का नाम दे देते हैं। अब देखें, पानी एक जगह जमा रहता है तो फिर उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो जस्ट लाइक दैट अब सिक्रीशन तो पीछे बन बन के जमा हो गई हुई है, हो गई हुई है, हो गई हुई है ना, तो यहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से बार्थोलिन सिस्ट जो होता है वो बार्थोलिन एब्सेस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फिर इसकी क्या हो जाएगी, इस बार्थोलिन सिस्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इस बार्थोलिन सिस्ट की इन्फ्लेमेशन जब हो गई तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है बार्थोलिनाइटिस का, यानी इन्फ्लेमेशन ही हो गई, अब पूरे के पूरे ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो गई है। और ये बार्थोलिनाइटिस फिर आगे कन्वर्ट हो जाती है बार्थोलिन सिस्ट में, बार्थोलिन एब्सेस में। बार्थोलिन एब्सेस में कन्वर्ट हो गई, मतलब अब उस ग्लैंड के अंदर जो है वो कह लें कि पस फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब पीछे रिटेंशन हुई हुई है फ्लूइड की, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो आसानी से उसके ऊपर अटैक कर सकता है। और फिर जब बैक्टीरिया अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और उसके जो है वो पूरे प्रोसेस के दौरान पस फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं फिर, बार्थोलिन एब्सेस। अब ये बार्थोलिन एब्सेस जो है ना, ये एक होती है बड़ी पेनफुल सी कंडीशन, क्योंकि कह लें कि अब एक फोड़ा सा बन गया, अब एक पेनफुल सा लंप बन जाता है, गिल्टी बन जाती है पेनफुल सी। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी पैथोफिजियोलॉजी। तो कुछ मुश्किल नहीं है पैथोफिजियोलॉजी, नॉर्मली यही है कि डक्ट की लेंथ जो है वो छोटी होती है, इसलिए डक्ट ब्लॉकेज इजीली हो जाती है किसी भी वजह से। अब जब डक्ट ब्लॉक होती है तो सिक्रीशन बन बन के पीछे ही जमा होती रहती है, तो जिसकी वजह से ग्लैंड जो है वो उसके अंदर पेनलेस से स्वेलिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। अब सिक्रीशन जब ज़्यादा देर के लिए, तो अब इधर रिटेंशन ही एक किस्म की हो गई, तो बैक्टीरिया के लिए ये सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, बैक्टीरिया यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, और फिर उसके जो है वो वहाँ पर पस फॉर्मेशन होने लगती है, जिससे बार्थोलिन एब्सेस का नाम दिया जाता है, जो कि एक बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। तो ये हम लोगों ने देख ली इसकी पैथोफिजियोलॉजी।